नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं, एक छोटे से अंतराल के बाद गौरव प्रधान जी। गौरव जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। आपको बहुत-बहुत प्रणाम। जी, दर्शकों, बंगाल के चुनाव से पहले हम जब भी बात करते थे और गौरव प्रधान जी से भी जब बात किया, तो निकल के एक बात आई कि बंगाल का चुनाव केवल एक विधानसभा का, राज्य का चुनाव नहीं है। दूसरा, बंगाल में केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बंगाल में भारत चुनाव लड़ रहा है। और जब नतीजों के बाद हमने भारत और अमेरिकी संबंधों को देखा, तो वो साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, एक और चर्चा इधर लगातार रही, जो कि कॉकरोच यानी तिलचट्टा। हम उसको भी डिसमेंटल करेंगे कि क्या वो केवल भद्दा मजाक था या उसके पीछे एक ऐसी खतरनाक कहानी थी जो कि अब असफल हो चुकी है। इन सारी चीजों पर बात करेंगे, जिससे कि एक नई दृष्टि और बड़ी दृष्टि बन सके। बंगाल क्यों इतना महत्वपूर्ण था और बंगाल के बाद, चाहे बंगाल के अंदर वहां की सरकार या केंद्र सरकार अब इतनी गति में क्यों दिखाई दे रही है बड़े बड़े निर्णय को लेके। ओवर टू यू गौरव जी। शुरुआत हम ये करना चाहेंगे कि आपने ये कहा था कि भाई देखो, वहां भारत चुनाव लड़ रहा है। हम सब ने ये लगातार कहा कि एक बड़ा चुनाव है, ये राज्य का चुनाव नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। और इसको बंगाल चरितार्थ करके इसलिए दिखा रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज आप सोचिए, रिजल्ट आए, सरकार बने, कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी बंगाल का जनता, बंगाल का वोटर सड़कों पर न सिर्फ एंजॉय कर रहा है, बल्कि सजा पाते हुए लोगों के पीछे जूते चप्पल लेके, चोर चोर से लेके तमाम चीजें कर रहा है। बंगाल खुद इन्वॉल्व है, लेकिन भारत के साथ वहां और कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व थी, यूएस रिलेशन से लेके ये तिलचट्टा डिसमेंटलिंग तक। ओवर टू यू प्लीज सर। प्रणाम दर्शकों और अवनीश जी आपको भी। मैं कोई एक हेडलाइन पे बात करना नहीं चाहता, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे बिहार हो, वो सॉरी बंगाल हो। मैं एक पूरा जो चेन है, चेन ऑफ इवेंट्स है, उन पे बात करना चाहता हूँ, ताकि दर्शकों को ये समझ में आए कि मैंने क्यों बोला था कि बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है और असम का चुनाव असम ही लड़ रहे हैं। ये शब्द मेरे हैं, राइट? तो मैं इसको ओन करता हूँ। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, तो कृपया बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य से अगर आप सुनेंगे तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक एक करके। लाइट आ गई अवनीश भाई? सामने ट्रिप हो गया था स्टूडियो की कोई नहीं। लाइट। तो शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों से चाहूँगा, आप एक बार भारत का नक्शा खोल के देखिए और फिर आपको समझ में आएगा। और मैं बहुत विस्तार से बात करना चाह रहा हूँ। जो चीज़ हम लोगों ने पिछले 7-8 साल से हम कर रहे हैं, उसकी हम विस्तार से बात करना चाहते हैं। अब अगर आप अवनीश भाई, क्योंकि मैं मैप खोल के बैठा हूँ, तो मेरी नज़र शायद आप पे नहीं जाएगी। आपको लगेगा होगा मैं अपने कंप्यूटर पे देख रहा हूँ, लैपटॉप पे। कोई तो बात हाँ, नहीं, मैं कोई अपने बात लैपटॉप की स्क्रीन पे देख के आपको मैप समझा रहा हूँ। नहीं। अगर आप भारत का नक्शा उठा के देखें नॉर्थ ईस्ट का, तो वेस्ट बंगाल की सीमा शुरू होती है। वेस्ट बंगाल टच करता है आपको भूटान को, गंगटोक सिक्किम में। फिर आपकी आती है चिकन नेक, और उसके बाद फिर नीचे साउथ बंगाल, कोलकाता वगैरह इत्यादि आते हैं। यानी बांग्लादेश को हम ईस्ट से लेके नॉर्थ तक कवर करते हैं। ये पूरी जो सीमा है, ये 2217 किलोमीटर की है। और अगर आप फिर, ये बांग्लादेश का ईस्ट और नॉर्थ हो गया। जब आप बांग्लादेश का नॉर्थ वेस्ट देखते हैं, तो वहाँ पर सीमा शुरू होती है मेघालय से। थोड़ी सी 200 किलोमीटर का बॉर्डर शुरू होता है, टच करता है असम के लिए। लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहाँ बांग्लादेश त्रिपुरा को चारों तरफ से घेरता है, और उसके बाद फिर मिजोरम को घेरता है, और फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इनकी सीमाएं लगती हैं म्यांमार से। इतनी बात आपको समझ में आई?
दिक्कत क्या है। हम्म, अगर आप भारत को समझने की कोशिश करें, भारत में जो भी इन्फिल्ट्रेशन होने की बात समझने की कोशिश करें, तो भारत में जनरली 3 पोरस एरिया हैं। एक आपका नॉर्थ ईस्ट का हो गया, जिसमें बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा बड़ी है 2217 किलोमीटर की, बाकी कहीं 200 है, कहीं 150 है इत्यादि। और सबसे क्रिटिकल है आपकी चिकन नेक, जो कि छोटा सा 22, 25, 30 किलोमीटर का एरिया है चौड़ाई में। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन का एरिया आता है आपका जम्मू कश्मीर में, जिसको आप रजौरी के नाम से जानते हैं, और आपने देखा है हम्म, रजौरी में काफ़ी घुसपैठ होती है हमेशा। तीसरा एरिया जो लोगों को ज्ञात नहीं होगा और समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस एरिया में लोग गए नहीं हैं, और मीडिया तो खैर छोड़ ही दीजिए, यूट्यूब और मीडिया उनको तो पता भी नहीं है, वो है बारामूला। हम्म, अब बारामूला का इतिहास ये है कि जब श्रीनगर भारत से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था सड़क से, और ये बात मैं कर रहा हूँ आज़ादी के टाइम या उससे पहले की, तो अगर पंजाब से कोई माल कश्मीर में जाना होता था, तो वो पहले आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, वो पहले हम्म, पाकिस्तान, जो हमारा आज का पाकिस्तान है, उसमें जाता था, और उसके बाद बारामूला के रास्ते नीचे आता था, यानी कश्मीर में आता था। जनरली ये 3 पॉइंट इन्फिल्ट्रेशन के होते हैं, जिसमें से रजौरी से टेररिस्ट आते हैं, जो हम्म, पाकिस्तान में पीओके इत्यादि में जो हम इन लोगों के कैंप हैं, वहाँ से आते हैं। बारामूला के रास्ते से ड्रग और हथियार और एफटी, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन टेररिस्ट, हम्म, ठीक है ना। 2 क्लासिफिकेशन होती है, एफटी और एलटी। एलटी मतलब लोकल टेररिस्ट, एफटी मतलब फॉरेन टेररिस्ट। तो बारामूला के रास्ते से फॉरेन टेररिस्ट आते हैं और वो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। जो आपका पंजाब का बॉर्डर हो गया, गुजरात का बॉर्डर हो गया, यहाँ से ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स और हथियार भारत में लाए जाते हैं। ये भारत हम्म, में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, इत्यादि काम के लिए आईएसआई करती है, और मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये आईएसआई का काम है। अब आपको अगर याद हो, पहली चीज, मैं डंके की चोट पे इस बात को बोलता हूं और मैं ओन करता हूं इस बात को, मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं करी थी। ये अगेंस्ट पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके खिलाफ बोल रहा हूं मैं। नाथूराम गोडसे की गन पहले जाम हुई थी, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उसके बाद 1 फरवरी से पहले मोहनदास जी को हटाना था, तो उसके लिए ये लोग 30-31 में बाहर निकले थे, लेकिन फायरिंग के वक्त गन जाम हो गई थी और 3 गोलियां चली थी, 3 या 4 गोलियां चली थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे बुजुर्ग उस जगह मौजूद थे जिन्होंने आवाज़ सुनी थी। इसका कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इसकी फाइलें दबा दी गई। तो बात यह है कि नाथूराम के कंधे पे रख के, मतलब उनके नाम के हिसाब से, बंदूक चलाई किसने थी? वो बंदूक चलाई थी MI6 ने। और MI6 ने इसलिए चलाई थी कि गांधी जी एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो पूरा साउथ एशिया का मैप को बदल देता। हम्म, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जीटी रोड कहां से शुरू होती है और कहां जाती है? जीटी रोड काबुल से शुरू होती है और बांग्लादेश तक जाती है। ये कहां से चीरी जाती है? ये पंजाब से, आपके बाद उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश। अब आप जीटी रोड को अगर प्लान अपने मैप पे गूगल मैप डाल के जीटी रोड का पूरा रूट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में धीरे धीरे जो राज्य जीटी रोड पे हैं हम्म, उनको अपने शासन में लिया। अब ये जीटी रोड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 फरवरी को मोहनदास पाकिस्तान जाने वाले थे और धरना करने वाले थे, क्योंकि जिन्ना ने आज़ादी के बाद ये समझा कि जो पाकिस्तान मिला है वो इतना गरीब है कि अगर वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश अगर किसी को जाना है, तो वो या तो भारत के चारों तरफ चक्कर लगा के नाव से जाएगा,
या फिर हवाई जहाज से जाएगा। हवाई जहाज अफोर्ड करने की औकात थी नहीं, आज भी नहीं है खैर ज़्यादातर पाकिस्तानियों की। और अगर नाव से जाते हैं तो महीने भर से ऊपर का समय लगता है। तो हम्म, जिन्ना ने कहा था कि हमें एक 5 किलोमीटर चौड़ा रास्ता भारत के सीने पे से दे दो जो सीधा बांग्लादेश जाए। 3 बीघा गलियारे की बात। 1 बीघा घरियाले की बात, तीन ठीक तीन है। बीघा गलियारा उसको नाम दिया। 3 बीघा गलियारे की बात थी। सो 3 बीघा गलियारा मतलब 3 बीघा चौड़ा, 3 बीघा गलियारा। अब आप खुद सोचिए, अगर 3 बीघा गलियारा दिया जाता तो आज भारत का नक्शा क्या होता। तो ये पाकिस्तान की हमेशा से रणनीति रही है। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट तो एक चीज है, पर ये गलियारा उनके छाती पे रेंग रहा है। अब इस गलियारे में सबसे पहले आपने यूपी को साधा, हरियाणा को साधा, बिहार को साधा, झारखंड अभी भी सरकार किसी और की है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, या तो सरकार भाजपा की होती है या अमित शाह की होती है। इसमें एक ही कांटा रह गया था, वेस्ट बंगाल। हम्म, इसको साधना जरूरी था। अब जब मैंने बात करी थी इन्फिल्ट्रेशन की, तो बारामूला के रास्ते आपके एफटी आ गए, फॉरेन टेररिस्ट आ गए, ड्रग आ गए। आपके राजस्थान गुजरात के रास्ते से, गुजरात नहीं, राजस्थान और आपका पंजाब के रास्ते से ड्रग और आर्म्स आते हैं। अतीक अहमद के स्टेटमेंट में ये बात साबित होती है कि उसके हथियारबाजी सारी पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान से पंजाब और पंजाब के रास्ते से यूपी आती है। अब आपको समझ में आ रहा है यूपी जीतना कैसे जरूर। अगर आप चाहेंगे कि ये राज्य कैसे जीते गए, मैं वो भी समझा सकता हूँ। ये सारी एक रणनीति है। तो हम्म, इस रणनीति में वेस्ट बंगाल, और ये रणनीति आज की नहीं है, ये रणनीति लगभग 2015 की है, जिस पे काम चल रहा था कौन सा राज्य पहले लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है। और उसके बाद इन राज्यों में जो देखिए, आतंकवाद की कोई भी घटना हो या आतंकवादी क्या हो, वो बिना पैसे के नहीं होती है। बिल्कुल। और बिना पैसे के, और ये पैसा कोई ऐसा तो है नहीं एटीएम से निकालता है या बैंक से निकालता है या चेक देता है या डिमांड ड्राफ्ट देता है। ये ब्लैक मनी होता है, ये कैश होता है। ये बोरे में, ट्रंक में गड्डियां भर के जाती हैं, निकलती हैं, बचती हैं, इत्यादि इत्यादि। वो आपने कश्मीर में भी देखा है, यूपी में देखा है, बिहार में देखा है। सबसे पहले आपने क्या करा, डीमोनेटाइजेशन करा, जहां से फेक करेंसी का सोर्स है और जो चैनल है वो खत्म हुए, और यही चैनल थे। अब वेस्ट बंगाल पे अगर आप आते हैं तो मालदा का एरिया, जो मालदा वगैरह का एरिया है, वो सारा काउंटरफिटेड करेंसी और हथियार का एरिया आने का। अब जब इन्फिल्ट्रेशन का ऊपर का हिस्सा एफटी और ड्रग्स का है और पंजाब का हथियार और ड्रग्स का है, तो भारत में काम करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए ये बांग्लादेशी ही यूज होते हैं। अब बांग्लादेशी एक दो आएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको मास बांग्लादेशी मूव करने हैं। इसलिए आपके लिए वो 2,217 किलोमीटर का बॉर्डर सबसे अच्छा है, कि वहां पर फेंसिंग है नहीं, वेटलैंड है, अन पुलिस लैंड है। भाई आप कितनी भी बीएसएफ लगा दीजिए, पॉकेट खाली रहती हैं, और वो पॉकेट खाली रहती हैं। अब बांग्लादेशी अगर भारत आ रहा है, तो बांग्लादेशी अगर भारत आ रहा है तो पहली चीज तो होती है सबसे बड़ी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का यहाँ मतलब मैं धर्म से, मजहब से नहीं ले रहा हूँ। डेमोग्राफी का यहाँ मतलब ले रहा हूँ मैं भाषा से, आपके लुक एंड फील से। तभी आप मिक्सअप हो सकते हैं ना सोसाइटी में। जब अब चाइनीज अपने भेजने लगे तो हम तो दूर से पहचान लेंगे कि ये चाइनीज है। तो सबसे बड़ा दरवाजा जो आपके घर में खुला हुआ था, जहां से कोई भी कभी भी अंदर आ सकता था, वो था बांग्लादेश, और वो था वेस्ट बंगाल। वो दरवाजा था वेस्ट बंगाल। अब जब मैंने बात करी ड्रग्स की, तो ये ड्रग्स चलिए पंजाब से आ गई, थोड़ा बारामूला से आ गई, जो आपका मणिपुर का राइट साइड, क्योंकि मणिपुर कोलंबिया मॉडल का एक पजल है, एक हिस्सा है। मणिपुर में ड्रग प्रोडक्शन लगभग 100 टन की है,
और 100 टन दुनिया में टोटल ड्रग लगभग 800 टन का है, मार्केट है, जिसमें मणिपुर का 100 से 150 टन का कंट्रीब्यूशन है। और ये कंट्रीब्यूशन कोई छोटा-मोटा नहीं है, अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें। अब ये ड्रग्स को लेके भारत के विभिन्न हिस्सों में कौन जाएगा? तो ये ड्रग्स लेके भारत के विभिन्न हिस्सों में मेड जाएगी, ड्राइवर जाएगा, फल से बेचने वाला जाएगा, सब्जी बेचने वाला जाएगा, इत्यादि जाएगा। और ये कौन है? ये बांग्लादेशी है। तो जो बांग्लादेशी आपको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर इत्यादि में मिलते हैं, ये कैरियर हैं। ये कैरियर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका एक घर है जिसमें 32 कमरे हैं, 32 कमरों में एक कमरों में इल्लीगल लोग रहते हैं। अब उनको बाहर निकालना है, लेकिन दरवाजा एक ही है, तो आप खिड़की के रास्ते तो बाहर निकाल नहीं सकते। आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास दरवाजा हो, और दरवाजा जब आपके पास था ही नहीं, तो दरवाजा अंदर आने के लिए खुला था, बाहर जाने के लिए नहीं खुला था। अरे ये बात समझ में। इसलिए बंगाल का चुनाव भारत का इकलौता ऐसा चुनाव है, अगर मैं इक्वेशन लूं, पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो बंगाल का चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, इसको मैं एक ही पटल पे रखता हूं। अगर 2014 को मैं बोलता हूं 26 मई 2014 भारत आजाद हुआ, तो 4 मई 2026 बंगाल आजाद हुआ, और बंगाल वापस नहीं जाएगा, ये भी आप लिख लीजिए। अब बंगाल में क्योंकि जात की लड़ाई नहीं थी, बंगाल में हिंदू और जो नेटिव बंगाली हैं उसकी थी। असम क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? कि अब भारत सरकार ने क्या करा, मोदी सरकार, अमित शाह ने क्या बहुत अच्छी रणनीति खेली है। इन्होंने जो छोटे छोटे एरिया थे उनको पहले क्लोज करा। तो आप अगर नॉर्थ ईस्ट को देखें, नॉर्थ ईस्ट में कौन है? भाजपा की सरकार है। तो आपने इन एरियो को सबसे पहले सील करना शुरू करा। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार से पहले जाते हैं, गोगोई से सरकार में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो 200 किलोमीटर की जो सीमा थी बंगाल की, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, अब नहीं होती है। और अगर जो लोग अरुणाचल गए, क्योंकि आप में बहुत सारे दर्शक नहीं गए होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, अरुणाचल एक ऐसा राज्य, मैंने आपके चैनल पे बोला भी था पहले, जहां पर बांग्लादेशी को सहन नहीं करा जाता है। अरुणाचल ही एक ऐसा राज्य है जहां हिंदी बोली जाती है ऑफिशियली। और अरुणाचल, मैं क्योंकि पॉलिटिकल नहीं हूं, जिसका जो श्रेय है उसको ड्यू देना जरूरी है। अरुणाचल के सबसे लंबे सीएम थे गेगोंग अपांग, और गेगोंग अपांग ने अपने जीवन में बांग्लादेशियों को अरुणाचल में घुसने नहीं दिया। इसीलिए अरुणाचल और ये जितने राज्य हैं सीमावर्ती राज्य, इनमें ILP है, इनर लाइन परमिट। और वो इनर लाइन परमिट इसलिए है ताकि कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, ताकि इन्फिल्ट्रेशन रोकी जा सके। अब आते हैं तीसरी बात पे। बंगाल चुनाव के काफी पहले, क्योंकि किलाबंदी बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन किलाबंदी इतनी लंबी 10 साल 12 साल पहले की बताऊंगा, लोगों को याद नहीं होगी। लेकिन अभी की जो किलाबंदी हुई पिछले 6 महीने 8 महीने में, या कह लें साल भर में, सारे सीमावर्ती राज्यों के गवर्नर बदले गए थे ना। और मैंने आप ही के चैनल पे समझाया था, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? 3 मेजर चेंजेस हुए थे अचानक नॉर्थ ईस्ट में गवर्नर लेवल पर। चेंज हुए थे ना नॉर्थ ईस्ट में। होम सेक्रेटरी, मिलिट्री बैकग्राउंड, होम सेक्रेटरी, टैक्स होम सेक्रेटरी। यस, राइट। सो होम सेक्रेटरी, और सब कौन है? अमित शाह के बंदे, कॉन्फिडेंट लोग, मतलब चमचे नहीं, कॉन्फिडेंट लोग, परफॉर्मर, वो हैं। त्रिपुरा, जब मैंने बताया मैप में आपको, यू शेप में पूरी बाउंड्री बांग्लादेश कवर करता है, त्रिपुरा का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वहां पर कौन है गवर्नर? वो इंसान जिसको नॉर्थ ईस्ट का चप्पा चप्पा पता है अपने मिलिट्री कैरियर में, उसका नाम है जनरल VK सिंह। मेरे MP थे, अब वो नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा के गवर्नर। तो आपने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरा, आपने इन्फिल्ट्रेशन मैक्सिमम बाकी जगह की रोक दी, लेकिन वेस्ट बंगाल की रोक नहीं पाए। उसके बाद
जैसे मैंने बोला वेस्ट बंगाल की जो वो थी किलेबंदी, ये आज से 10-12 साल पहले शुरू हुई। अब मैं मीटिंग का डिटेल नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैंने कुछ मीटिंग के डिटेल का एक आर्टिकल लिख के अपने चैनल पे डाला है, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैंने लिखा था बंगाल लिबरेटेड करके, एक आर्टिकल डाला इस टॉपिक के साथ, वो आप मेरे चैनल पे पढ़ लीजिए। वो आप लिंक भेज दीजिएगा, मैं टीम से कहूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को स्पेशली डाल दें चैनल के लिंक मैं के साथ। मैं जी, मैं श्योर। इस कॉल के बाद डालता हूँ। ठीक है। तो हमने बंगाल को चारों तरफ से किलाबंदी कर दी। अब जो चीज रह गई थी वो बंगाल जीतना रह गया था। अब 2021 में आते हैं कि भाजपा हार गई। अगर आप भाजपा का परफॉर्मेंस देखें, 33 सीट से डबल डिजिट में चली गई थी और आज ट्रिपल डिजिट में चली गई। 2021 से हम बंगाल का इलेक्शन को 2021 के इलेक्शन को 26 से कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग थे, सिचुएशन अलग थी। सिचुएशन थी कोविड की। एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा सरकार होने, भाजपा पार्टी होने के नाते उन्होंने उस लेवल पे प्रचार नहीं करा जिस लेवल पे प्रचार करना था, लेकिन काम कर गए। उन्होंने जय श्री राम का बीज बो दिया। अब वो जो जय श्री राम का बीज बोया, तो जैसे वो होता है ना कि आप भूतों के बीच में जाओ और अगर हनुमान चालीसा पढ़ दो तो भूतों में खलबली मच जाती है। आपने वही काम करा। आपने यहाँ वो जय श्री राम का हनुमान चालीसा पढ़ दी, भूतों में खलबली हो गई। और 5 साल ममता बनर्जी ने जितने कर्म कांड किए हैं, चाहे वो आरजी कार हो, चाहे वो और दुनिया भर की चीजें हो, और जो रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, वो सारी चीजें आपने कर दी ममता बनर्जी ने, जिससे लोग जागरूक हुए। क्योंकि आप बंगाल एक सोता राज्य है। बुरा मत मानिएगा, इसका बुरा मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं यार, बंद हो जाएगी। आग लगी है, कोई बात नहीं, बारिश होगी, बंद हो जाएगी, हम काहे के लिए अपने को डिस्टर्ब करें, दैट काइंड ऑफ। सो वो बीज जो बोया था वो पेड़ बना 5 साल में बंगाल में। और उसके बाद 2026 में आपने मिशन मोड में बंगाल में कैंपेन करी, लोगों का संपर्क करा, लोगों को बताया। जो एट्रोसिटीज हुई थी बंगाल में, रेप की, मर्डर की, वहां हर महिला दुखी थी। और अगर आप मैंने कई बूथों की पिक्चरों को एनालाइज करा, खुद भी 3-4 बार गया, लेकिन जो एनालाइज करा वो उसमें एक चीज जो बिल्कुल साफ आई, जिसको मैं हमेशा मानता हूं, कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बिना डर के, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने, अगर एक प्रश्न करा जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और गीता का ज्ञान दिया था। अब मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता था कि भाई कृष्ण को क्यों दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया? भाई प्रिय तो 5 थे, तो भगवान कृष्ण बोलते भाई सब लोग एक कैंप में आ जाओ, आराम से बैठेंगे, चाय पकौड़ी खाएंगे और मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे दूंगा, क्योंकि सभी उनके प्रिय थे। अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि सबसे डरपोक या भयग्रस्त व्यक्ति अगर कोई युद्ध में था तो वो अर्जुन था। जो क्लैरिटी ऑफ माइंड था नहीं, कंफ्यूज्ड पर्सन था, हथियार रख देता था, उसको युद्ध में अपने भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, ये सारे पितामह, गुरु, ये ध्यान दिलाते, ये नहीं समझ में आ रहा था युद्ध है, युद्ध को युद्ध की तरह से लड़ना है। गीता ज्ञान के बाद अर्जुन फियरलेस हो गया। yes. लोग बोलते हैं कि गीता जो है कर्म का ज्ञान है, मैं नहीं मानता। गीता अर्जुन को फियरलेस करने का ज्ञान था। उसके मन में से हर तरह के 18 तरह के भय होते हैं, वो 18 तरह के भय निकालने का एक ज्ञान था। इसीलिए लड़ाई के, युद्ध के मैदान के बीच में दी गई, रात दिन रात को कैंप में या कहीं और जाके। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो भाजपा के और जो प्रचारक थे, योगी महाराज हो गए, योगी महाराज ने हिम्मत दी, अमित शाह ने भय मुक्त करा और मोदी जी ने भय मुक्त करा। जब आपने
बंगाल के अर्जुन को भयमुक्त कर दिया तो युद्ध तो जीतना ही जीतना था। ये होगा बंगाल, इसीलिए मैंने कहा था कि बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है। अब ठीक है। सवाल ये आता है, इसमें दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट हैं कि बंगाल ही जरूरी क्यों था। अगर आप बंगाल का एरिया देखें, अगर मान लीजिए ममता जी की सरकार आती, लेट्स से भाजपा हार जाती, ममता जी की सरकार आती, तो चिकन नेक आपके हाथ से गया। चिकन नेक आपके हाथ से गया कि मतलब आपके जो 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो आपके हाथ से गए, वो कट गए। चाइना कितना दूर बैठा है? 132 किलोमीटर दूर बैठा है। चाइना हमेशा उसको लेने के लिए तैयार बैठा है। क्यों? चाइना को चाहिए पानी। चाइना का अरुणाचल में जो अरुणाचल का इशू होता है, अरुणाचल सिक्किम वगैरह का, वो क्या है? वो पानी के लिए। अगर आप चाइना के युद्ध देखें, चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के साथ अगर देखें, तो उसका डिस्प्यूट बॉर्डर के उस एरिया में है जिस एरिया में हिमालयन ग्लेशियर्स हैं। क्योंकि दुनिया में तिब्बत जो है पानी का 3rd पोल माना जाता है, फ्रेश वाटर का, जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया है। अब तिब्बत से भारत में भी पानी आता है, चाइना में भी आता है। अब 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन को चाइना को पानी देना है, पानी कहाँ से आएगा? फ्रेश वाटर की लड़ाई दुनिया की अगली लड़ाई है, तेल की नहीं है। ये आप याद रख लीजिए। बहुत पहले आपने वीडियो पर कहा, यहीं हमारे साथ। आज से नहीं, 1999 से कह रहा हूं यार, मैंने पेपर लिखा है इस पे पूरा। तो ये युद्ध जो है वो पानी का युद्ध होगा, ये तेल का युद्ध आने वाले वर्षों में नहीं होगा। इसी कारण चाइना चाहता था, और चाइना अकेला नहीं, अमेरिका के साथ मिलके भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट के बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिला के ग्रेटर बंगाल बनाना, और जो बीच का हिस्सा बचता है, जो म्यांमार का कुछ हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का नीचे का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का, ये मिला के क्रिश्चियन स्टेट, जिसको चिन स्टेट बोलते हैं। अमेरिका चिन स्टेट चाहता है ताकि वहां पर अपनी मिसाइल बैटरी लगा के वो भारत और चाइना दोनों को कंट्रोल कर सके और बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल कर सके। अगर आपको याद हो, गलवान की जब युद्ध हुआ था, गलवान का जो झड़प हुई थी, मैं युद्ध नहीं कहता उसको, झड़प हुई थी, तो अगर आप मैप खोल के देखें, थोड़ा एक्सपेंड करके, गलवान के नीचे डोकलाम वो एरिया, क्योंकि कांग्रेस तो डोकलाम देने के मूड में थी, सिक्किम को डोकलाम देने के मूड में, वहां से आप सीधी लाइन नीचे अगर खींचेंगे तो आप बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं, बांग्लादेश के साथ। यानी चाइना को पोर्ट मिल गया। अब चाइना को मलाइका स्टेट के थ्रू नहीं निकलना है, सिंगापुर ताइवान के बीच में से होते हुए मलाइका स्टेट से नहीं निकलना है। उसका कितना टाइम बचा और थ्रेट बचा? वो सीधा बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ से सीधा यूरोप, ठीक है, अपने माल बेचने के लिए। तो वही कारण था ढोकलाम का। गलवान का कारण बड़ा सिंपल था, जो सिल्क रूट है उसको पूर्ण रूप से अपने कब्जे में लेना। तो ये युद्ध लड़ाई चाइना की रूट को लेके और पानी को लेके है। अमेरिका को इस एशिया को कंट्रोल करने की है। अब ये हो गया बांग्लादेश की बात और वेस्ट बंगाल की बात। अब इसमें इंटरनल कुछ एक्टर इन्वॉल्व है। आज से कई वर्ष पहले, और शायद मैं पहला व्यक्ति था ट्विटर पे जिसने ये बात लिखी थी, क्योंकि तब लोगों को ज्ञान नहीं था। यूरोप और अमेरिका में जितने भी हॉस्पिटल, कॉलेजेस में नर कंकाल जाते हैं, स्केलेटन्स स्टडीज के लिए, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पता है कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का। 60,000 कंकाल एक साल में। ये तो केवल ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल फिगर 6 लाख से ऊपर की है। इसमें भी 1 से 1.25 लाख कंकाल बच्चों के। अब ये बच्चों के कंकाल और बुजुर्गों के कंकाल कहाँ से आ रहे हैं? ये वो संस्था से आ रहे हैं जहां मरने से पहले बोला जाता है कि बैप्टाइज हो जाओ, हेवन में जाओगे। वो एक CIA प्लांटेड एसिड था, और उस एसिड को ऑथेंटिकेट करने के लिए
जब वो एसिड रखा गया और एसिड की डेथ हुई, उसको और उसके काम को आगे चलते रहने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने उसे सेंट बनाया। आप देख रहे हैं ना प्लानिंग कितनी लंबी चौड़ी है। उसने आपको सेंट बनाया और वहां से नर कंकाल और बच्चों के कंकाल, आप गूगल कर लीजिए स्केलेटन शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, आप ये चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भरा पड़ा है इंटरनेट उनसे, अगर मिला, नहीं मिला तो मेरे से मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको। है, मैंने कही डिटेल है। आपने देखा है ना? तो बिल्कुल। अब आता है गेम, और गेम आता है उसमें एक बड़ा तगड़ा। मैंने आपको बात करी थी जीटी रोड की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। अब आप एक बात सोचिए, पंजाब आम आदमी, दिल्ली आम आदमी, हरियाणा आम आदमी, ठीक है, यूपी समाजवादी, बिहार लालू, झारखंड जरा सा हिस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन चला रहे हैं, वेस्ट बंगाल ममता। आपके हाथ से ये चीज गई? बिल्कुल साहब, थ्रू पैसेज, शानदार ट्रैक। इनमें इस पूरे जीटी रोड पे जितने राज्य थे वो सब पाकिस्तान परस्त थे। उन सब के नेता आज इसमें से इन राज्यों में एक नेता ऐसा है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, जिसने राजनीति खेली, जिसने कास्ट पे राजनीति खेली, बैकवर्ड पे राजनीति खेली, लेकिन कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। दो लोग, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के, और दूसरी मायावती, नो डाउट। राइट? इन दोनों को हटा दिया, ये रास्ता क्लियर करा। अब आपको समझ में आया कि दिल्ली के जो मालिक थे वो हरियाणा जीतना और दिल्ली जीतना क्यों चाहते थे। तो जब हमने उन्हें, अच्छा कमाल की बात देखिए आप, ये पूरे बेल्ट में, आपने, ये लोग बोलते थे ना वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, दर्शकों, और आपके जो महान यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ना, 1-1 मिलियन फॉलोअर लेके बैठे हैं, क्या बोले थे? राष्ट्रपति शासन लगा दो। अगर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया होता तो बंगाल नहीं जीत सकते थे आप। बिल्कुल, लगातार मेरा स्टैंड यही रहा। बिल्कुल। और मैंने हमेशा इस बात को बोला कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। और मैंने किसी वजह से बोला था कि नहीं लगेगा, क्योंकि एक मीटिंग में मोदी जी ने साफ किया था कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। ये 7 लोगों की मीटिंग थी, कॉन्फिडेंशियल थी, बिना खिड़की वाले कमरे थे, उसमें लगी थी। इस मीटिंग की कोई ब्रीफिंग नहीं है, इस मीटिंग की कोई बाहर पब्लिसिटी नहीं है, इस मीटिंग की कोई मीडिया कवरेज नहीं है, लेकिन साफ था उसमें मोदी जी ने कहा बंगाल प्रेसिडेंट रूल रूल्ड आउट, वेस्ट बंगाल 2026, ये मैसेज था। और अब इस पे सबको काम करना है। तो अब ये जो दिल्ली के मालिक थे जो असली गेम खेल रहे थे, इन्होंने जब टाटा से नौकरी छोड़ी तो क्या ज्वाइन किया था? फाउंडेशन ना, की तरफ से आए थे। हाँ। ना, इन्होंने मिशन ऑफ चैरिटी ज्वाइन किया था। हाँ, यस। ठीक। और मिशन ऑफ चैरिटी ज्वाइन करने के बाद उसके बाद ये इधर उधर टहले, लेकिन जब अन्ना जी ने आंदोलन शुरू करा तो इनको अंदर घुसा दिया गया अन्ना जी के आंदोलन में। क्योंकि मुझे बोलने, मैं पॉलिटिकल हूँ नहीं, किसी पार्टी को बिलोंग करता नहीं, मेरे को बोलने में कोई हिचक नहीं है, और आप जानते हैं मैं ब्लंट बोलता हूँ, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो भाई माफ करना, लेकिन सच बात सच है। अन्ना आंदोलन भारत में कभी सफल नहीं हो सकता था अगर वो केवल अन्ना आंदोलन होता। अन्ना आंदोलन भारत में कभी सफल नहीं हो सकता अगर सारा अपोजिशन मिलके भी उसको सपोर्ट करता। यस, बिना आरएसएस। अन्ना आंदोलन तब भी सफल नहीं हो सकता था अगर भाजपा उनके साथ मिलके काम करती। अन्ना आंदोलन केवल तभी सफल हो सकता था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
आरएसएस की बैकिंग हो और आरएसएस का फुल प्रूफ प्लान हो। लेकिन उसमें जिस तरह से काल में राहु केतु होते हैं ना, कॉलोनी देवता देवता बन के घुस गए थे, कॉलोनी काल नेमी था, घुस गया था, बैठ गया था, ठीक है। उसी प्रकार ये आ गए। तो टाटा से नौकरी छुड़वा के मिशन ऑफ चैरिटी के बाद फोर्ड वोर्ड इधर उधर टहलते टूलते अपने कुंभ बनाया और राइट टाइम पे अन्ना आंदोलन में घुस गए। और अन्ना आंदोलन में जो बच्चे थे, अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पार्टी बनी, तो झाड़ू पार्टी का प्रचार किसने किया? उस समय के यंग यूथ लोग ना, जो अब शायद बिल्कुल 32-35 साल के होंगे, लेकिन जो उस समय 18, 20, 25, 15 साल के बच्चे थे, उन्होंने करा ना। आज कॉकरोच पार्टी क्या कर रही है? आ रही है बात समझ में? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन नहीं ये चढ़ती किसने कहा साहब। कि काठ की हांडी दूसरी नहीं चढ़ाई जा सकती? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती, लेकिन ये किसने नहीं कहा कि काठ की हांडी दूसरी नहीं चढ़ सकती? हाँ ठीक है, दूसरी काट के आंधी, एक ही तो हांडी थोड़ी ना बार बार। पहला, अब उसको आप जेनजी बोलो, जेल अल्फा बोलो, जेल हाँ मिलेनियम बोलो, वो आपकी मर्जी है, मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। लेकिन मैं सीधा एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, यंग यूथ, युवा। आपने करप्शन पे यूथ को बहलाया फुसलाया, और वो यूथ आपकी झाड़ू लेके हर जगह प्रदर्शन करने लगा। अब सवाल यह है कि मोदी जी ने तब क्यों नहीं काट मारी? बड़ी सीधी सी बात है। इसका अगर सीखना है तो आपको महाभारत से सीखना चाहिए, भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र किसका है? भगवान कृष्ण का है। लेकिन भगवान कृष्ण ने नारायण अस्त्र को नहीं काटा। भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा जमीन पे लेट जाओ, और वो स्वयं भी बैठ गए, तो नारायण अस्त्र निकल गया। जबकि नारायण अस्त्र भगवान कृष्ण का था। तो कई बार झुक जाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, जब तक लोग नहीं सीखते हैं और समझते हैं, तब तक आप उनको कितना भी समझा लीजिए। हाँ ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ता है, लेकिन वो एक नियति है, वो होगा। तो आपने सरकार चलने दी। वो युवा के बीच में जो भ्रम जाल बनाया हुआ था कि कट्टर ईमानदार, ये वो दुनिया भर की चीजें, वो जो ख्वाबी सपने थे, वो चकनाचूर हो गए दिल्ली में, जब उन्हीं युवाओं ने दिल्ली में देखा कि ये तो एक नंबर का करप्ट आदमी है। और अब फिर से वो काम करा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तो एक्सपोज्ड है बिल्कुल। आपने कॉकरोच पार्टी बनाई, और कॉकरोच पार्टी बना के आज के युवाओं को, और मैं बड़े आराम से बोलता हूं, 20% युवा हैं जिनको कॉकरोच में जीवन दिख रहा है अपना। 80% जानते हैं कि कॉकरोच जब उल्टा हो जाता है तो वो अपने आप भी सीधा नहीं होता। कॉकरोच अगर फर्श पे उल्टा हो जाए तो वो सीधा नहीं होता, और उसको चप्पल से मारते हैं या अखबार से मारते हैं, कई बार झाड़ू से भी मार देते हैं। तो ये कॉकरोच पार्टी, अब सवाल ये है कि ये कॉकरोच पार्टी में 3 की लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, आप सब जानते हैं, आप सब ने इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे पढ़ा हुआ है। इनमें 2 ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त हो गई थी। सब उसके बाद एक्सपोज्ड है। एक भाग गया अमेरिका, एक भाग गया ऑस्ट्रेलिया, एक कहीं और है, और वहां बैठ के बनाई आपने कॉकरोच पार्टी। मैंने अपना टूल, जो मेरा एक प्रोप्राइटरी टूल है एनालिसिस का, वो मैंने इस्तेमाल करा। तो जब मैंने इंस्टा स्कैन करा, पूरा इंस्टा कॉकरोच और कुछ और पैरामीटर्स के साथ, 75% पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कौन है? आईएसआई।
वेस्ट बंगाल के जहां बुरखे बनते थे वो जेईएम वगैरह के अड्डे थे। मालदा में पाकिस्तान से नोट आते थे फर्जी, हथियार आते थे और ये माध्यम था। कौन था? आईएसआई। बांग्लादेश में अपराइजिंग के बाद कौन गया? आईएसआई। बांग्लादेश में नेताओं ने किसके कंधे पे हाथ रख के बोला भारत को युद्ध कर देंगे? आईएसआई। अब सवाल ये, आईएसआई के पीछे कौन है? आईएसआई के पीछे वो है जो कॉकरोच पार्टी बना रही है, जो ये दिल्ली के मालिक को जिसने बनाया था, उसका नाम है सीआईए। अब आप सबको पता है कि ये जो रूब्रो आया था अभी, रूब्रो क्या जो भी अटरम शटरम नाम है उसका, फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका का, पहले कहाँ उतरा? कलकत्ता। मिशन क्या ऑफ करा? चैरिटीज गया। मिशन ऑफ चैरिटीज गया। उसके बाद मिशन ऑफ चैरिटीज के लोग कहाँ गए? सीक्रेट ट्रिप पे ममता दीदी से मिलने। आ गया गेम समझ में आपको? आया आपको गेम समझ में कि भारत को का विघटन करने के लिए किस लेवल पे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं और हमारे यहाँ के हरामजादे, क्षमा करें, उनके काम में हाथ बटा रहे हैं। एक और चीज याद दिलाऊं सर आपको, एक हाँ? और चीज याद दिला रहा हूँ, एक जी। और चीज याद दिलाऊं। जी। शायद ये पहला मौका होगा भारत के इतिहास में जब किसी विदेश के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के किसी राज्य के चुनाव जीतने पर उसके प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दी हो। मैं ट्रम्प की बधाई की बात कर रहा हूं जो उन्होंने मोदी को दिया बंगाल जीत। आ रहा हूं मैं उसमें। तो 4 मई को ट्रम्प अंकल का फोन आता है। अब ट्रम्प अंकल का फोन नहीं आता, वो मतलब अपने मन से नहीं आता है, सीआईए के मतलब से आता है। आपने पुडुचेरी भी जीती, आपके तमिलनाडु के भी चुनाव हुआ, आपका केरल का भी चुनाव हुआ, आपका असम का भी चुनाव हुआ, प्रचंड जीत। हैट्रिक लगाए, असम में बधाई दे देते, हैट्रिक की नहीं दी। आपने केवल वेस्ट बंगाल को दिया। अब वेस्ट बंगाल में सीआईए और आईएसआई का कनेक्शन लॉक्ड हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट और है। दर्शकों, मजा आ रहा है ना? इसे कहते हैं डीप एनालिसिस। हेडलाइन वाले हम यूट्यूबर हेडलाइन वाले नहीं है। हम कम से कम महीना भर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, फिर आते हैं यूट्यूब पे। दिल्ली के मालिक गोवा का चुनाव जीतने के लिए क्यों लगे पड़े हैं? ये बात। अब गोवा क्या है? 125 किलोमीटर बाई 55 किलोमीटर का राज्य। मतलब है, अगर नॉर्थ गोवा सिंधु दुर्ग के रास्ते, जो मोपा एयरपोर्ट है जो कि बॉर्डर पे है, बॉर्डर से थोड़ा सा पहले है, बॉर्डर पे अगर मैं चला जाता हूँ, वहां से अपनी गाड़ी चलाना शुरू करता हूं, तो कर्नाटक बॉर्डर आने में मेरे को 3 घंटे लगेंगे। नेचुरल है, बीच में चाय के लिए मैं रुकता ही रुकता हूं। और अगर आप वेस्ट कोस्ट से, मतलब बीच से वाटरफॉल जो है उसकी तरफ अगर आप जाते हैं 55 किलोमीटर, तो आपको 1.5 घंटा लगता है। अब वहां ना इंटेल है, ना गूगल है, ना माइक्रोसॉफ्ट है, ना कोई और। वहां धंधा क्या होता है? अब आपको मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूं, उड़ जाओगे आप। गोवा में 10 कसिनो है। 6 कसिनो पानी पे हैं, 3 कसिनो लैंड पे हैं और 1 कसिनो अरेबियन सी में खड़ा हुआ है। उसको परमिशन जैसे ही मिल जाएगी डेटन का, वो आ जाएगा मंडोवी रिवर में। ठीक है? इन कसिनोज की एवरेज कैपेसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3000 लोग होती है। जो नया वाला आ रहा है उसकी कैपेसिटी डबल है, और जो जमीन पे हैं उनकी कैपेसिटी 3000 से थोड़ा सा कम है, 2500 के आसपास है।
जो बड़े-बड़े होटल्स में हैं या और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में खड़े हुए हैं। अवनीश भाई, मैं कम से कम गोवा 45 बार गया हूँ पिछले 3-4 साल में। हर महीने आपको पता ही है, जब आप फ़ोन करते हैं मैं गोवा में होता हूँ। अभी फिर जा रहा हूँ। तो अब कसिनो में अगर 3000 लोग हैं, एवरेज हम लेते हैं, एवरेज हम 2500 लेते हैं। आप कैलकुलेटर उठा लो, 2500 लोग एवरेज अगर हम लेके चलते हैं, या चलिए 2500 भी नहीं, हम 2000 का एवरेज लेते हैं, हम तो कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। तो एक कसिनो में अगर 2000 लोग हैं तो उसमें से 1000 आदमी खेल रहा है। ये 1000 आदमी चवन्नी अठन्नी खेलने वाला नहीं होता, ये सीरियस प्लेयर यस, होता है। यहाँ बेट जो शुरू होती है वो 5 लाख से शुरू होती है, 5, 7, 10, 15, 20। क्योंकि एक बार एक महिला मेरे को लिफ्ट में मिल गई और मैंने उनसे पूछा, मैं ये नहीं पूछा कि आप कितना जीती, क्योंकि वो बेवकूफ़ी वाला सवाल था, क्यों बैग लटका हुआ था उनके कसिनो का। तो मैंने सीधा सवाल पूछा, कितने हारी? तो बोली नथिंग मच, सुबह 4 बजे बाई 4 o'clock इन द मॉर्निंग आई लॉस्ट 75 lakhs। मैंने कहा अब कहाँ जा रही हैं? दोपहर के 2-3 बजे थे। बोली अभी फिर खेलने जा रहे हैं। मैंने कहा अभी कैपेसिटी है? कहती हाँ, कुछ 1 करोड़ की और है। वो लेडी लगभग 2 करोड़ का माल खेल रही है। हम 2 करोड़ भी नहीं लेते, हम कहते हैं 10 लाख ऑन एन एवरेज। अब 10 लाख रुपए एक दिन में 1000 लोग अगर कसिनो में उड़ाते हैं, क्योंकि कसिनो जीतने की जगह नहीं होती है, लॉस की जगह होती है। राइट। कसिनो में कभी एक आध कभी लोगों नहीं को साहब, जिता कभी नहीं। दिया जाता है ताकि लोग आए। कसिनो कभी भी जीतने की जगह नहीं होती है, हारने की जगह होती है। अब 1000 लोगों को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? इट्स अ ह्यूज 10 लाख ह्यूज करो, 1 करोड़ मत करो। मैं कह रहा हूँ फिर 1 भी करोड़ मत। ह्यूज नंबर है साहब, बहुत बड़ा नंबर है। और ये रोज का है, ये ऐसा थोड़ी ना कि साल में एक दिन का अब है, महीने सुनो में एक सुनो, दिन का अब इसको मल्टीप्लाई करो 10 से। अब उन 10 को मल्टीप्लाई करो आप 365 दिन है। से। 65 दिन से, राइट। तो आपके पास डेली का रेवेन्यू पता है कितना है? 20 से 25 हजार करोड़। और ये सारा कोई डिमांड ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड और ये लेके सब नहीं आ रहा कैश, है, सब कैश, हार्ड कैश। हार्ड कैश। अब ये हार्ड कैश खेलने वाले 4 राज्य के लोग हैं, दिल्ली, हरियाणा, जो रियल एस्टेट जिन्होंने बेचा है या जो बना रहे हैं, ये हवाला के माध्यम से पैसा वहां जाता है। कर्नाटक से और बॉम्बे से टोयोटा इनोवा में बक्सा भर के आता है। सबसे ज्यादा माल आता है टोयोटा इनोवा में बेंगलोर से, बेंगलोर और जो कर्नाटक के और जो राज्य हैं, क्योंकि वही है, रियल एस्टेट का पैसा है अंधा। तो आप अंदाज लगाइए, अगर मतलब एक राज्य में अगर 20 से 25 हजार करोड़ रोज खेला जाता है, हार्ड उसमें से कैश। अगर आप चलिए, ये बड़े खेलने वाले हैं, इनका होटल का आने का, जाने का, खाने का, पीने का और दुनिया भर के जो अटरम शटरम काम होते हैं कमरे के अंदर, वो सबका ख्याल कसिनो रखता है और उसकी कॉस्ट कसिनो देता है। जो होता है, फ्लाइट के पैसे देना, कैब कराना, पिकअप ड्रॉप कराना, वो सारी चीज़ें वो देते हैं। आप आधा मान लीजिए आपका खर्चा है, आधा खर्चा मान रहे हैं, वो भी गलत है, लेकिन आधा खर्चा हम मान लेते हैं। तब भी आप 12-13 हजार करोड़ रोज की बात कर रहे हैं। पर डे, यस सर। दिल्ली के मालिक को क्या चाहिए? शराब के बाद कबाब। ठीक है, अब इसमें अभी तो ये कसिनो की बात है भाई, फिर होटल आ गए, फिर होटल है, छोटे गेस्ट हाउस आ गए, उनसे भी उगाही होगी, ट्रैफिक से भी उगाही होगी, दुनिया भर से पैसे। तो ड्रग्स। आ रहा हूं, और दुनिया में मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी अपने दर्शकों को, आर्म्स, ऑयल और फार्मा। लेकिन जिससे कैश आता है सबसे ज्यादा, वो है ड्रग्स। अब आप मणिपुर कनेक्ट कर पा रहे हैं? 150 टन जो मणिपुर की ड्रग्स है, जो कुकी ऊपर की तरफ उगाते हैं और प्रोसेस करते हैं, फिर नीचे लाके बेचते हैं, उसमें मैतेई का हिस्सा होता है। जब हिस्सा नहीं होता है तो आपस में मारकाट हो जाती है, लड़ाई फिर हो। नागा बीच में घुस जाता है, और फिर म्यांमार की तरफ से जो पुश होता है, ठीक है,
मणिपुर कनेक्ट हो गया। और ड्रग्स, गोवा में ड्रग्स नहीं होती हैं, ये मूर्खता वाली बात है। गोवा में हर नुक्कड़ पे ड्रग्स मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, और कोई पॉलिटिशियन नहीं रोक सकता। ये भी आप लिख के रख लो। जब और इन कसीनों में अवनीश भाई, गोवन कभी नहीं जाते, लोकल कभी नहीं कभी जाते। नहीं जाता, कभी नहीं। अरे मैंने स्टाफ नहीं देखा। मैं मांडवी पे एक खड़ा था, तो मैं ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक मेरे जानने वाले थे तो उन्होंने एंट्री कराई। मैंने वहां पर ज्यादातर बंगालीज पाया, नेपालीज पाया जो काम करते हैं, एक भी गोवन नहीं। मणिपुर के बच्चे भी हैं ओ, जिन्हें मैं नेपाली समझ रहा था शायद। जी, ओके, नेपाली भी हैं, पर मणिपुर के भी बच्चे हैं। डन सर। लेकिन उन बच्चों का करप्शन में कोई हाथ नहीं है। वो बच्चे जॉब कर रहे हैं, उनको अच्छी जॉब है, अच्छी तनख्वाह है, वो अलग चीज है। देखिए, उनके हम उन बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खेलने वालों की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के मालिक को क्या चाहिए? शीश महल वाले मालिक को पैसा, और उनको पैसा चाहिए चुनाव के लिए। कांग्रेस को पैसा चाहिए चुनाव के लिए। कांग्रेस को अपने एटीएम चलते रहने चाहिए उनके, वरना वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो यहाँ आपके मालिक, जिनकी पहली ट्रेनिंग मिशन ऑफ चैरिटी में हुई थी, मिशन ऑफ चैरिटी कंकाल कहाँ भेजती थी, और आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले कोलकाता क्यों गया था, और हमें पता था कि क्या बकवास करने जा रहा है, इसीलिए उसका हवाई जहाज ऐसी जगह खड़ा करा जहाँ मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे कार का गैराज होता है ना, जहाँ टूटी हुई गाड़ियां खड़ी करी जाती हैं, वहां लाके खड़ा करवा दिया। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? और जब सी ऑफ हुआ तो एक हवलदार था, एक एसआई था, एक इंस्पेक्टर था। किसी थाने से भेज दिया, भाई जा टाटा बाय बाय करिए उसे। वो तो एयरपोर्ट पे रहते हैं, उतने तो रहते ही। हाँ, वो उसमें डाल दिया, लेकिन प्रोटोकॉल का कुछ नहीं था। कुछ डीएम तक तो नहीं हमें गया सर। औकात दिखाई। तो अब आपको समझ में आ रहा है, आपके दर्शकों को, मुझे उम्मीद है आपके दर्शकों को पूरा, मैंने तो बहुत सोच समझ के कम बोला है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। लेकिन अगर आप मैप खोल के बैठें और एनालाइज करके शुरू करें, क्योंकि जो मेरा तरीका, मैं कभी भी हेडलाइन पढ़ के, टीवी देख के या यूट्यूब किसी का देख के नहीं बोलता। मैं मैप खोलता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इशू कहाँ से हुआ, उस इशू के स्टेक होल्डर्स कौन है, और उन स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है, फिर वो उन स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट और उसके बाद उनकी बैकग्राउंड क्या है, फिर वो जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं। इसमें मुझे 15 दिन से लग के 1 महीना लग जाता है। तब मैं आपके सामने आके इन चीज़ों को 45-50 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अब आप लोग मैप खोल के बैठिए, और आप जितनी मैंने बात बताई है उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपके पैरों से जमीन ना खिसक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और इसीलिए मैंने कहा था, बंगाल का चुनाव बंगाली नहीं लड़ रहा है, बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है, क्योंकि हमें भारत बचाना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, अब जैसा कि गौरव जी ने कहा कि मैप खोल के बैठिए, और ये पिछले 50 मिनट से चल रही बात को अगर आप क्रमवार सारे डॉट्स जोड़ेंगे, तो आपको अब वाकई ये समझ में आ जाएगा कि बंगाल में इस जीत के बाद दरअसल भारत ने हासिल क्या किया है। गौरव जी, इतनी डिटेल्ड में और इतने आसान और सहज तरीके से इस पूरी चीज को कवर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ सार्थक दे के गया होगा। अगर आपको तनिक भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब गौरव जी प्रारब्ध के इस मंच पर वीडियो चर्चा के लिए आए तो सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे बताने की कोई आवश्यकता ना पड़े। गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम मिलेंगे जुलाई में, क्योंकि जून में हर साल की तरह इस साल भी हम भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं, हमारी नैनो, हमारी पत्नी, हम 3 लोग भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो देखते बहुत हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7,000 किलोमीटर का ट्रिप है, कितना पूरा होता है, कितना क्या कर होता गया है। ये 7,000 के दौरान मैं कम से कम 2 बार आपको जरूर पकड़ूंगा 35 मिनट के लिए, और 70 मिनट में आपसे लूंगा, ये मेरा आपको वादा है। आप बच नहीं पाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ अगर इंटरनेट मिला तो जरूर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, इसी के साथ
आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और गौरव प्रधान जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय प्रणाम, जय श्री जय राम। श्री राम।